Everyone, I am Tathagato Panja and today I will be discussing about chapter number 16, and this is the book of NCERT that is very much important for NEET entrance examination, and we will study digestion and absorption of this book. तो पहले हमें क्या करना होगा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एक बेसिक ओवरव्यू हम ले लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहले ओवरव्यू लेना ज़रूरी है क्योंकि इस ओवरव्यू से ही आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। तो पहले तो हमें क्या करना है कि डाइजेशन कहते किसे है इसे समझना पड़ेगा, और हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों है। हम तो मतलब सीधा ही उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो इसे समझना पड़ेगा। और उससे भी पहले हम जो चीज़ डाइजेस्ट करते हैं वही हमें खाने का ज़रूरत क्या है, तो ये सब सवालों के जवाब हम आगे सीखेंगे। तो पहली बात तो है, हमें डाइजेस्ट करने का ज़रूरत इसलिए है कि हम जो चीज़ें खाते हैं वो हम एज सच उस फॉर्म में हमारे बॉडी में अपटेक नहीं कर सकते, इसलिए डाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात जो कि हम खाते ही क्यों हैं, तो आप लोगों को पता ही है हमारे बॉडी में जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है वो एटीपी से आता है। और एटीपी किससे बनता है हमारे बॉडी में? जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, अगर आप पढ़े हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट, ये सब जो बेसिक एलिमेंट है वो होता है। और इसी से हम लिंक करके अगर चले कि डाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है, तो आपको पता चल अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि डाइजेशन करने की जो मेन एम है वो है जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। तो यही बेसिकली डाइजेशन का डेफिनेशन आप कह सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को मतलब कोई दूसरे चैप्टर की तरह मत समझिए, इसको आप अपने डेली टाइम लाइक कभी भी आप चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या फिर आप दाल चावल खा रहे हैं, उस समय के साथ रिलेट कीजिए। क्योंकि पहले तो हमें ये डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मैं पहले एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जब आप कुछ भी चीज़ों को अपने टीथ से चबाते हैं तो इसे कहते हैं मैस्टिकेशन। ये सब टर्म आपको बाद में क्लियर होता जाएगा क्योंकि आगे ये टर्म आएगा। तो जब भी आप किसी चीज़ को अपने दांत से चबाते हैं तो उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। और वो जो आप मैस्टिकेट किए, तो मैस्टिकेट करने के साथ साथ आपके सलाइवा के साथ उसका सलाइवा या फिर माउथ में जो म्यूकस या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो होते हैं उनके साथ ये मिक्स होता है। और ये जो मिक्स होके एक मतलब स्फेरिकल से कुछ चीज़ें बन जाता है। अगर आप अभी भी मतलब एक बिस्किट चबाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो वो जो स्फेरिकल से चीज़ तैयार हो रहा है उसको हम कहते हैं बोलस, और उस बोलस को ही हम मेनली स्वालो करते हैं और डिग्लूटिशन करते हैं। तो डिग्लूटिशन मतलब आपको पता ही चल चुका है अब तक, स्वालोइंग जो कि वो जो बोलस बना है उसको गले से निकाल लेना, सीधी बात में कहे तो उसको अब डिग्लूटिशन के बाद वो क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसका गाट भी कह सकते हैं, वो जो नीचे जा रहा है उसके थ्रू जाते जाते कहाँ आता है, स्टोमक पे आता है। तो स्टोमक पे आप इसका मतलब अभी तक स्टोमक में जाने के लिए एक मूवमेंट होता है गाट में जिसको आप पेरिस्टाल्सिस कह सकते हैं, जो भी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। तो वो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू चला जाता है। तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि अभी तक जो जो प्रोसीडियर मैंने कहा ये सब मतलब केमिकल कुछ भी नहीं है, इसमें सारे मैकेनिकल प्रोसीडियर है। मैकेनिकल प्रोसीडियर के थ्रू थोड़े छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे एक और सवाल पूछे कि हमें ब्रेक डाउन छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने का ज़रूरत ही क्यों है, तो मैं कहूँगा कि आप सरफेस केमिस्ट्री को पढ़िए। सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी चीज़ होने के लिए उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और यहाँ पे एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होगा उसके लिए तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण इसको अगर हम मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे तो डाइजेशन और भी आसान हो जाएगा। और डाइजेशन को आसान करने के लिए हम खुद अपने टीथ से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम से खाना को चबा के खा सकते हैं, ये भी डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ठीक है, अब हमारे स्टोमक में जब भी ये पहुंच गया तो वहाँ पे पहुँचने के बाद से ही इसका जो मेन बायोकेमिकल मेथड ऑफ डाइजेशन वो चालू होता है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, एंजाइम, हार्मोन, ये सब उसके साथ मिक्सअप होगा। मिक्सअप होते होते ऐसे ही हमारे डिओडिनम जाएगा, वहाँ से डिफरेंट पार्ट तक जाते जाते अल्टीमेटली मैं एकदम सीधा पहुँच जाता हूँ एनस पे।
तो एनस पे क्या होता है, हमारा जो फीसिस है, फीकल मैटर, वो स्टोर होता है और वो फीकल मैटर हम डिफिकेशन के माध्यम से, जो कि डिफिकेशन भी एक मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही होता है। तो अब जब भी मतलब कुछ चीज़ें खाना खाएंगे तो आपको याद आएगा, या फिर आप जब भी टॉयलेट में जाएंगे तब भी आपको याद आएगा कि मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से ये मतलब जो हो रहा है, ये फीकल मैटर का डिस्चार्ज जो कहते हैं। तो ये एक ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू है। इस चैप्टर में मेनली हमें सारे चीज़ों के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर, उसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में मेनली जानना है और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करते हुए चलूँगा और अभी तक मैंने जो बोला उसमें से ही आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो मैं अब सीधा आता हूँ एनसीईआरटी के पॉइंट पे। तो एनसीईआरटी पे मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा। ये लाइन आपको ज़रूर रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे पहला इम्पोर्टेंट लाइन की बात करें तो यहाँ पे पहला ही इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. They have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system, and these process of conversion of complex food substance into simple absorbable form is called digestion. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और यहाँ पे एक और लाइन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इट इज़ कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। यहाँ पे बायोकेमिकल और मैकेनिकल ये दोनों भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैकेनिकल मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना और केमिकल मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करना, जो कि केमिकल मतलब एंजाइम या फिर ऐसे ही चीज़ों के थ्रू होगा। ठीक है, अभी भी शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, ये तो सबको पता ही होता है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ सकता है वो है ये कि एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन मतलब आपको पता ही है कि एंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है एंड पोस्टीरियर ओपनिंग एनस होता है। एनस से हमारा फीकल मैटर निकल जाता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टीथ। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है और चाहे तो नोट भी मेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थीकोडोंट होता क्या है, डाइफियोडोंट होता क्या है और हेटेरोडोंट होता क्या है। तो हमारे जो ह्यूमन टीथ का जो डेंटिशन है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक को आप कह सकते हैं थीकोडोंट, एक को आप कह सकते हैं डाइफियोडोंट, एक को आप कह सकते हैं हेटेरोडोंट। मतलब सेम टीथ है, उनको तीनों तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो अगर आप थीको मतलब को अगर समझे तो ये है सॉकेट। तो मतलब हमारे जो टीथ है वो सॉकेट के जो मतलब जॉ के जो बोन है, जॉ के बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी लाइन भी पढ़ सकते हैं कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट जॉ बोन एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। ठीक है, तो थीको मतलब आप समझ जाइएगा कि सॉकेट में ये अटैच्ड है। और डाइफियोडोंट आपको पता ही होगा कि ह्यूमन में 2 बार दांत उगते हैं मेनली, क्योंकि 2 बार क्यों उगते हैं, एक बार होता है टेम्पोररी टीथ और जो कि मिल्क टीथ भी कहते हैं, और एक बार होता है परमानेंट टीथ। तो इसीलिए 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए ये डाइफियोडोंट कहते हैं। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन डेंटिशन क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन डेंटिशन। उसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब जिसमें ये तीनों होगा, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, हेटेरोडोंट, वो होगा। ठीक है, और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले मैं वो हेटेरोडोंट को अंडरलाइन कर देता हूँ। ये है हेटेरोडोंट। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। तो 32 परमानेंट टीथ, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे हेटेरोडोंट का मतलब है कि हमारे जो टीथ्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब यहाँ पे आप नाम भी देख पाएंगे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 तरीके के डिफरेंट टीथ्स होते हैं हमारे ह्यूमन डेंटिशन में, या फिर मैमल में भी सेम ही होता है। तो इनका नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। इनका नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आ चुका है यहाँ से। 2, 1, 2, 3 जो होता है। तो आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि 2, 1, 2, 3 जो होता है वो एडल्ट में होता है,
लेकिन एक इन्फेंट में प्री मोलर टीथ जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इन्फेंट का अगर मतलब डेंटल फार्मूला अगर पूछे तो वो होगा 2102 डिवाइड बाई 2102, अगर आप सेम टर्म में लिखना चाहे। मतलब 2 होगा इंसिजर, 1 होगा कैनाइन, और प्री मोलर 0 होगा और अल्टीमेटली मोलर 2 होगा, 2102 इन ईच हाफ ऑफ द माउथ। और यहाँ पे आपको ये तो शायद पता ही होगा कि टीथ इज मेड अप ऑफ एनामेल, जो कि हेल्प करता है मेनली मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो वो बेसिकली है ये वाला लाइन। थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं, हाँ ये वाला लाइन जो कि कह रहा है कि द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन एंड अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। यहाँ पे ये फ्रेनुलम जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट के प्रीवियस ईयर्स में आ भी चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टंग के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं एनसीईआरटी में। हाँ एक चीज़ है कि टंग में वहाँ पे जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं, बहुत तरीके के पैपिले होते हैं जिसमें कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि हमें मतलब जिसके थ्रू ही हम अल्टीमेटली टेस्ट कर पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना है कि इसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हमने यहाँ तक तो ख़त्म कर लिया। अब हमें जो है ये डायग्राम मैं थोड़ा आपको दिखा देना चाहूँगा कि इस डायग्राम को आपको याद रखना है कि हम अगर कुछ खाते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। और हाँ यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सामने वाला चीज़ है ना, तो सामने वाला चीज़ वो अपने ट्रैकिया है। तो आपको याद रखना होगा कि डॉर्सल सरफेस में ईसोफेगस होता है, डॉर्सल तो पता ही होगा पीठ के तरफ, और वेंट्रल साइड में ट्रैकिया होता है। और अर्थात हमारा सामने से जो जा रहा है वो ट्रैकिया होता है, और थोड़ा पीछे से, उसके पीछे से जो जा रहा है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ईसोफेगस, जिससे कि हमारा खाने का जो चीज़ हम खा रहे हैं वो जा रहा है। तो अगर आप सपोज़ कुछ खाया तो यहाँ पे माउथ से मैस्टिकेट किया, यहाँ पे मैस्टिकेट करने के बाद यहाँ से खाया, यहाँ पे जो एक ये कॉमन एक पैसेज है, यहाँ पे ये फेरिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फेरिंग्स, क्योंकि ये कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर दोनों होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाता है फेरिंग्स हमारे लिए। तो इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ऐसे नीचे आता है और नीचे आते आते यहाँ तक, तो आते आते यहाँ पे ये आपका स्टोमक पे पहुंच जाता है। यहाँ स्टोमक पे थोड़ी देर स्टोर होगा खाना, तो खाना थोड़ी देर वहाँ पे स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे और नीचे आएगा। नीचे आते आते जो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे एक सी शेप्ड डिओडिनम है, ये डिओडिनम है, यहाँ पे ये पेनक्रियास है, इस पेनक्रियास से बहुत तरीके के एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस के फॉर्म पे ऐड होता है। और उसके बाद अल्टीमेटली आपका ये जेजुनम होगा, इस जेजुनम के थ्रू इलियम जाएगा, यहाँ से एक रेक्टम पे जाएगा, और रेक्टम के थ्रू यहाँ पे कोलॉन पे ये एंटर करेगा। तो यह सीकम होगा। सीकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीकम, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे मतलब जो फीकल मैटर जो है उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पे गॉल ब्लैडर इटसेल्फ एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और लीवर भी इटसेल्फ, लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है। तो उसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो चलिए इसके बाद हम जो कह रहे थे वो अपेंडिक्स के बारे में। तो अपेंडिक्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि क्लास 12 बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे में इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं, लेकिन अपेंडिसाइटिस अगर हो जाए तो वो एक डिजीज़ है। और अगर हम ये बात कहें कि ये एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के रूप में फंक्शन भी करता है, वो भी आप 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आगे जाते हैं। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो मैं कह रहा था ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट लाइन कि जो है यहाँ पे फेरिंग्स सर्व्स एज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है फूड एंड एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज के रूप में फंक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा यह है ये कि द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स एंड ए कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये वाला कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। मतलब आप कुछ खा रहे हैं, खाने के वक्त अगर मतलब कुछ बात करने जाएंगे तो आपको थोड़ा छींक वीक आ जाएगा। इसका कारण है इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ दैट एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस है वो
वो एक कार्टिलेजिनस होता है। ये कार्टिलेजिनस टर्म भी इम्पोर्टेंट है, और एपिग्लॉटिस इटसेल्फ तो इम्पोर्टेंट है। एपिग्लॉटिस है जो कि ग्लॉटिस के ओपनिंग को मतलब गार्ड करता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो आपको जे शेपेड बैग जो बोल रहा है, या मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसको कहते हैं हम स्टोमक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हम अगले पेज में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको टीथ का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ये इंसीजर, यहाँ पे कैनाइन, प्री मोलर्स, मोलर्स, यहाँ पे एडल्ट में बोल रहा है। ये जो चीज़ें हैं, ये सॉकेट के जो सॉकेट ऑफ जॉ में है एम्बेडेड होता है, और एम्बेड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो कि है यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका लोकेशन मैं आपको डायग्राम में भी दिखा सकता हूँ कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर मतलब जहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड शुरू होता है और इसोफेगस खत्म होता है, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर है। यही स्फिंक्टर आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाया जाता है। और रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको आप सीधी बात में वॉमिटिंग कहते हैं, मतलब वो हम जो भी चीज़ खाए हैं उसको फिर से उल्टी तरफ से, मैंने इसलिए शायद उसको उल्टी भी कह सकते हैं आप, तो उल्टी डायरेक्शन में उसको फ्लो कराना, वो इसी स्फिंक्टर के थ्रू होता है। तो अगर मैं उस लोकेशन की बात करूँ, उस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा अभी तक। तो इस जगह पे जहाँ पे ये ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो इस जगह पे ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे ही यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होगा, क्योंकि वो इसोफेगस से जो स्टोमक में जो फूड एंटर करेगा उसको गार्ड करता है और उसका रिफ्लक्स में भी हेल्प करता है। अब हम आते हैं स्टोमक में। तो स्टोमक का मतलब लोकेशन आपको समझ ही आ रहा होगा कि अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होगा। तो लेफ्ट पोर्शन में होगा, ये तो हमको मतलब पता होना चाहिए भी। और अपर लेफ्ट, ये तो मतलब डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी आपको पता ही है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दो पार्ट में हमारे बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है इस स्टोमक के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, वो यहाँ पे 4 पार्ट लिखा ही हुआ है कि कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक, ये 4 पोर्शन है स्टोमक के हमारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके ये जो पार्ट के नाम दिए हुए हैं ना, तो उनके नाम से ही आपका स्टोमक का बहुत सारा स्फिंक्टर जो है, कुछ स्फिंक्टर है उसका नाम हो जाता है। क्योंकि अगर मैं स्टोमक की बात करूँ तो इसोफेगस तो वहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ओपन होगा। तो इसके ठीक मतलब एंटर होने के पास वहाँ पे एक और स्फिंक्टर होगा, जिसको आप कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि अल्टीमेटली मतलब कौन सा पार्ट अल्टीमेटली स्टोमक पे आएगा नहीं आएगा ये डिसाइड करता है। और वहाँ पे जो फंडस और बॉडी जो पार्ट है, तो फंडस पार्ट में मेनली स्टोरेज ऑफ फूड ये सब का काम होता है, और बॉडी में भी अल्टीमेटली जो लास्ट पार्ट आपको दिख रहा है पाइलोरिक, तो वो पाइलोरिक पार्ट में भी एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो कि अल्टीमेटली मतलब स्टोमक से निकलने वाला फूड जो कि आपका जो डियोडिनम में जाएगा उसको मतलब रेगुलेट करता है। तो ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया, आप यहाँ से खुद भी यहाँ से ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे उतना कुछ खास तो है नहीं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे है ये सी शेप्ड डियोडिनम। तो यहाँ पे डियोडिनम जो है, डियोडिनम में मतलब कुछ पार्ट होते हैं जो कि हाईली कॉइल्ड होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं लॉन्ग कॉइल्ड होते हैं। तो इसका याद रखने का मेरा खुद का एक ट्रिक है, जो है DDLJ। मतलब DDLJ तो एक मूवी का नाम है जो कि सबको पता ही होगा। तो DDLJ का मतलब DD को हटा दो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। LJ मतलब है लॉन्ग कॉइल्ड जेजुनम। मतलब L फॉर लॉन्ग तो समझ ही जाओगे, और कॉइल तो दोनों ही है, एक लॉन्ग है एक हाई है, ठीक है। तो आपको इसी से समझ जाएगा कि लॉन्ग कॉइल जेजुनम, अगर लॉन्ग कॉइल जेजुनम है तो डेफिनेटली हाई कॉइल इलियम होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे इलियम, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलियम का स्पेलिंग, हमारे जो पेल्विक गार्डल में जो कोक्सल बोन होते हैं उसमें भी एक इलियम होता है, उसमें इलियम इस्चियम प्यूबिस होता है। तो उसका अगर सब स्पेलिंग देखेंगे तो वहाँ पे होता है ILIUM और यहाँ पे है ILEUM। और यहाँ पे मतलब एक ट्रिक है जो कि आपको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जो कि मेरे पापा ने खुद मुझे बताया था कि इलियम जो है ILE, जो कि हमारे
डिओडिनम में होता है, आपको पता ही है डिओडिनम मतलब इंटेस्टिनल पार्ट शुरू होता है डिओडिनम के साथ साथ। तो इंटेस्टिनल पार्ट का जो सेल होता है उनको एंटेरोसाइट कहते हैं। तो ई फॉर एंटेरोसाइट और ई फॉर इलियम, ठीक है। तो मतलब ये जो ई है ये पार्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इलियम ई फॉर एंटेरोसाइट और ई फॉर हमारा इलियम ILEUM। और वहाँ पे अगर यहाँ पे ई है तो डेफिनेटली वहाँ पे ILIUM होगा। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे एक और बार मतलब नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये इलियम है। ये शायद 2019 में क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो मतलब वो LJ के थ्रू आप लॉन्ग कॉइल जेजुनम और हाईली कॉइल इलियम हो जाएगा। तो लॉन्ग कॉइल मतलब ये नहीं है कि इसका साइज लॉन्गेस्ट है, साइज लॉन्गेस्ट इलियम का ही होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सीकम दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है। तो सीकम यहाँ पे ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीकम इज ए ब्लाइंड सेक व्हिच होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे लिए उसका कुछ खास काम नहीं है। जिन लोगों को मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में सेलुलोज का डाइजेशन होता है तो उनमें इसका कुछ फंक्शन होता है, लेकिन हमारे में इसका ज़्यादा कुछ फंक्शनलिटी खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद आप जाते हैं कोलोन में। तो कोलोन में आपको 4 पार्ट मिलेगा। इसका तो आप बेसिक अंग्रेजी के स्ट्रक्चर से ही आप इसको पता चल सकता है अगर आपको बेसिक अंग्रेजी की नॉलेज है, जो कि एक होगा असेंडिंग कोलोन, एक होगा ट्रांसवर्स कोलोन, एक होगा डिसेंडिंग कोलोन और एक होगा सिग्मॉइड। और सिग्मॉइड मतलब एस शेप। और उसके बाद अल्टीमेटली हमारा एनस तक हम पहुंच जाते हैं, जो कि जिसमें फीकल मैटर का वहाँ से रिलीज या फिर ये सब चीज़ें होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक उतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। इसके बाद हम जहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है हमारा गाट का ट्रांसवर्स सेक्शन। इस गाट का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आउटर से इनर, इनर से आउटर। तो इसको आपको मतलब चारों तरीके से रेडी करना होगा। आउटर से इनर कह लो, इनर से आउटर कह लो, मतलब जिस तरीके से आप रेडी कर सकते हो सारे तरीके से रेडी करना होगा, ठीक है। हाँ, उसको जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे स्टोमक का पिक्चर दिखा देता हूँ NCERT में। तो यहाँ पे आपको पता ही है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये पाइलोडिक स्फिंक्टर होगा और यहाँ पे ये कार्डियक स्फिंक्टर होगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। वो जो भी हो, अब वो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए चले कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर, ठीक है। नेमली सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये जो 4 लेयर है ये एकदम आउटर टू इनर जा रहा है, ये आपको याद रखना है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो और यहाँ पे ये जो चीज़ है इनका नेचर अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। ये मेसोथेलियम के साथ यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो क्वेश्चन आएगा कि मेसोथेलियम इज एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, मतलब बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन होता है उनके जो एपिथेलियम है उनको आप मेसोथेलियम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो कि अभी तक कभी भी क्वेश्चन में नहीं आया शायद, लेकिन आ सकता है आगे। और इसके बाद अगर हम आगे चले तो मस्कुलरिस तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये एक स्मूथ मसल का पार्ट होगा। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ये आपको बार बार रिवाइज करने के थ्रू याद ही करना पड़ेगा कि स्मूथ मसल जो है वो इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ना कि उल्टा। तो ये आप मतलब जिस भी तरीके से आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। तो ये आप लाइन छोड़ भी सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि ऑब्लिक मसल मे बी प्रेजेंट और माइट नॉट बी। बट इस लाइन से अगर आप चाहें तो मतलब क्वेश्चन फ्रेम कर भी सकते हैं, लेकिन उतना बढ़िया क्वेश्चन आई डोंट थिंक होगा यहाँ पे। जो भी हो, यहाँ पे सबम्यूकोसा जो लेयर हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
तो ये जो कह रहा है कि द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टेनिंग नर्व। लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगर आप टिश्यू पढ़े हैं तो आपको याद आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, एडियोलर आता है, एडिपोज आता है, ये सब आता है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू और नर्व होता है, और उसके साथ ब्लड, लिम्फ, वेसल, ये सब भी होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हमारे मतलब बॉडी में एटलीस्ट आपको अगर एनसीईआरटी लेवल तक ही बताए तो ज़्यादातर जो ग्लैंड होता है डाइजेस्टिव वो म्यूकोसल होता है, लेकिन ब्रनर्स ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बहुत बार आ भी चुका है। तो वो लाइन भी आई थिंक कुछ ही देर में हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ये रहा इन डियोडिनम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। इन डियोडिनम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। तो यहाँ पे वो बेसिकली ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बात करना चाहता है। तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे विली के बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि विली के बारे में जो कह रहा है, द layer forms irregular folds called rugae in stomach and small finger like projection villi in the small intestine। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये रुगे जो है और ये जो विली है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे जो स्टोमक में जो फोल्डिंग होते हैं, इनफोल्डिंग होते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे क्या, रुगे, नॉट द विली। और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होगा उनको आप कहेंगे विली, और दोनों का फंक्शन भी बिल्कुल अलग है। स्टोमक में एक काम होता है और जो इंटेस्टिनल, जो स्मॉल इंटेस्टिनल जो विली होता है उसका अलग काम होता है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली दोनों का पर्पस सेम होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जो कि मतलब आप सरफेस केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ पा रहे होंगे कि क्यों सरफेस हम इंक्रीज करना चाहते हैं। जो भी हो, ये वाला डायग्राम तो हमने ऑलरेडी कह चुका हूँ। यहाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इसको छोड़ के ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप हाँ एक कह सकते हैं कि यहाँ पे आउटर टू इनर जो है ये याद रखना होगा, या फिर इनर टू आउटर, दोनों तरीके से मतलब ये याद रखना होगा, ठीक है। और ये मतलब एक आसान सा क्वेश्चन जनरली आता है फैक्चुअल, जो कि उतना मतलब टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ टर्म आ रहे होंगे जो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नहीं भी पता हो सकता है। लैक्टियल जो कि जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में ही यहाँ पे बात कर लेंगे। और कैपिलरीज तो आपको समझ ही आ रहा है, इसमें कैपिलरी होता है। और ये जो आर्टरी क्रिप्ट्स है ये अल्टीमेटली क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन नाम से जाना जाता है, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो लोग पहले पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिव्स ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। तो अगर आप मतलब वो टिश्यू के हिसाब से भी चले तो टिश्यू के हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस होता है। तो यहाँ पे होता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, और वहाँ पे ब्रश बॉर्डर होता है, सिलिएटेड होता है, जो कि हमारा एनिमल टिश्यू का चीज़ है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस वो सब नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो लाइन कह रहा है कि दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एनॉर्मसली, जो मैं कह रहा था कि सरफेस एरिया को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ा देता है। और अगर भारी मात्रा में सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपका एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एनॉर्मसली, विलीज आर सप्लाइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। विलीज आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लार्ज लिम्ब वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। तो ये लैक्टियल का मतलब सिग्निफिकेंस आप थोड़ी देर बाद जानेंगे जब आप फैट का डाइजेशन पढ़ेंगे, थोड़ी ही देर बाद में इसी चैप्टर में, क्योंकि फैट का डाइजेशन में इसका इनॉर्मस इम्पोर्टेंस होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि म्यूकोजल एपिथेलियम, जो मैं कह रहा था कि ज़्यादातर ग्लैंड म्यूकोजल होता है। तो यहाँ पे म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल व्हिच सीक्रेट्स म्यूकस एंड दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। तो म्यूकस का फंक्शन आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि म्यूकस जनरली हमारे स्टोमक में भी रिलीज़ होता है, इंटेस्टाइन में भी रिलीज़ होता है, माउथ में भी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होता है। तो ये मेनली मतलब जो हार्मफुल एलिमेंट है उनसे हमारा जो बॉडी कैविटी कह सकते हैं, या फिर ओरल कैविटी, या फिर जो मतलब गाट का जो लूमेन है उनको बचाता है मेनली, या फिर अगर स्टोमक में गए तो गैस्ट्रिक जूस जो जिसमें HCl होता है उससे बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद जो मैं कह रहा था, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ कि म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टोमक। जो मैं कह रहा था कि म्यूकोसा, ज़्यादातर ग्लैंड ही म्यूकोसा ही होते हैं। तो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्स बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्स ऑफ लिवर कून। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ याद रखना होगा कि क्रिप्स ऑफ लिवर कून जो है ये भी एक म्यूकोसल ग्लैंड है, क्योंकि ये जो क्रिप्स बिटवीन बेस ऑफ विलाई एंड इंटेस्टाइन कह रहा है। और सिर्फ एक चीज़ आप याद रख सकते हैं जो कि है ब्रूनर्स ग्लैंड, वही एकमात्र ऐसा है जो कि सब म्यूकोसल ग्लैंड होगा। तो यहाँ तक ये हो चुका है। ऑल द 4 लेयर्स शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि एक मॉडिफिकेशन हम पहले ही ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रूगेज जो कहते हैं स्टोमक का फोल्डिंग, और विलाई कहते हैं इंटेस्टिनल फोल्डिंग को। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें था, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और इस वीडियो में अब तक मैं यहीं पे रोकूंगा इस वीडियो को। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में और डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।